नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल लालवानी और आप देख रहे हैं सुपरस्टार्स की कहानी उनकी जुबानी सिर्फ सच्चा हिंदुस्तानी न्यूज पर। यहाँ हम लाते हैं आपके सामने ऐसे सितारों की अनकही कहानियाँ जिन्होंने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है। हर एपिसोड में मिलेगी आपको जज्बातों की गहराई, सपनों की उड़ान और एक नई प्रेरणा की कहानी। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए सुपरस्टार्स की कहानी उनके ही जुबानी, ओनली ऑन सच्चा हिंदुस्तानी न्यूज। आज का यह पहले एपिसोड और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही हैं जानकी देवी पुरस्कार सम्मानित श्री पापीबेन रबारी जी। पापीबेन रबारी जी, जिन्हें आपने शार्क टैंक इंडिया और केबीसी में देखा होगा, कच्छ की वह पर्वत जैसी मजबूत महिला जिन्होंने अपने हुनर और कला से न केवल अपनी जिंदगी संवारी बल्कि कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उनका नाम आज सिर्फ कच्छ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में पहचान बना चुका है। नमस्ते, मेरा नाम पापीबेन रबारी है। मैं आपको बात बताऊंगी पापीबेन से papiben.com की जो सफर है, मेरी जो जीवन गाथा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मेरा जन्म कच्छ में मुंद्रा तालुका का कुकड़सर गांव में हुआ था और हमारी रबारी समाज का मूल जो व्यवसाय है भेड़ बकरियां चराना। तो मेरा पापा भी भेड़ बकरियां चराते थे, मेरी माँ है वो घर का काम करती थी। हम घर में 2 बहनें थी और तीसरी बहन मेरी माँ के पेट थी। जब मैं 5 साल की थी तब भी मेरा पापा का देहांत हो गया, क्योंकि मेरा पापा का देहांत हो गया तभी मेरी तीसरी बहन का जन्म नहीं हुआ था। तो जब तभी सबको एक दुख तो लगा, मेरा पापा एक्सपायर हो गए, लेकिन सबके मन में एक ऐसा था कि तीसरा बेटा आएगा, तीसरा बेटा आएगा। पर मेरा पापा एक्सपायर होने के बाद 2 महीने के बाद जब भी मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ तभी हमारा पूरा घर का माहौल बिगड़ गया। सबको ऐसा लगा कि तीसरी बेटी आई, तीसरी बेटी आई। तब भी मेरी उम्र तो 5 साल की थी, लेकिन मेरे मन में जो मैंने गहरे घाव देखे कि सबको इतनी बेटे की चाहना है, हम 3 बहनें हैं लेकिन सबको बेटा चाहिए। तब से मैंने ठान लिया था कि एक दिन जो ये बेटी बेटा वाला जो भेदभाव है, मैं एक दिन मिटा के ही रहूंगी। और मेरी माँ 1 साल तक तो घर में रही और उसके बाद कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाती थी और मैं मेरी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर में रहती थी। उसके बाद जो रबारी एम्ब्रॉयडरी हम लोग करते हैं वो तो हमारे लोई में होती है, क्योंकि हर घर में होती है, लेकिन सब अपने अपने लिए बनाती है। अपने पहनने के लिए हर महिला बनाती है, खुद के दहेज के लिए भी बनाती है, ससुराल ले जाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है। ऐसे मैं भी 7 से 11 साल की उम्र में रबारी एम्ब्रॉयडरी मैंने सीख ली थी। कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि माँ तो मजदूरी करने के लिए जाती थी। फिर भी मैंने लोगों की ठोकरें खा खा कर सीख लिया था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो पढ़ने का गांव में था 4 कक्षा तक, तो मैं 4 कक्षा तक गांव में पढ़ने के लिए गई। जब मैं पढ़ने के लिए गई तभी मुझे पता चला कि पढ़ना चाहिए। 4 कक्षा तक पढ़ी तभी पढ़ने का महत्व मुझे समझ आया। पर आगे जो पढ़ना है तो पास में गांव था, उधर जाना पड़ता था। तो उधर जाने के लिए शिक्षा तो मुफ्त में मिलती थी, लेकिन मेरी माँ के पास छकड़े का किराया भी नहीं था जो मैं उधर पढ़ने के लिए जाऊं। मैंने बोला, मैं माँ मुझे आगे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि बेटी तुझे पता है मैं तुम्हें तीनों बेटियों को कैसे मैं बड़ा कर रही हूँ, मैं मजदूरी कर कर तुम्हें बड़ी कर रही हूँ। अभी पढ़ना नहीं है, जो तुम्हारे नसीब में था वो मिल गया, अभी आगे काम करो। तभी मुझे मन में एक अंदर से दुख तो लगा कि मेरे घर में जब भी बाप नहीं है इसलिए मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। फिर भी मन में एक हौसला था कि ठीक है, अभी माँ के साथ काम करते हैं। तो मैं सबसे हमारे कमाने का हथियार था वो एम्ब्रॉयडरी था। तो मैं मेरी माँ के साथ एम्ब्रॉयडरी करने लग गई, कि खुद का भी करती थी। और वो जमाने में आज इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन तब भी नहीं थी। तो कोई प्राइवेट व्यापारी या कोई एनजीओ वाला लोग काम कराने के लिए आते थे, और तो उन लोगों का भी हम काम करते थे। तो काम तो करते थे, लेकिन मेरे मन में एक बचपन से एक हौसला था कि ये लोग काम करते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। और एक दूसरा विचार मन में वो भी था कि ये लोग हमें काम तो दे जाते हैं, लेकिन कहाँ भी हमारा कारीगर का नाम नहीं आता। जाता है ये काम तो कोई कोई बड़ा डिजाइनर के नाम जाता है अथवा कोई बड़ी ब्रांड के नाम जाता है। तो पर तभी आज तो सब एनजीओ या प्राइवेट व्यापारी कारीगर की वार्तालाप भी बताते हैं, ये किन्होंने बनाया, सारी चीजें बताते हैं। लेकिन तभी जो मैं वो आवाज उठाती तो हमें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता तो हम लोग घर कैसे चलाते। उसके बाद
हमने आवाज कभी नहीं उठाया, काम करते रहे। उसके बाद में हमारे तभी मिट्टी वाले घर थे, अब सीमेंट वाले नहीं थे, तो लोगों को घर साफ सफाई करने के लिए मेरी माँ के साथ जाती थी। 1-1 रुपये में लोगों को घरों में मैंने पानी भी भरा है, फिर भी लोगों के ताने भी सहे हैं। कोई आज आप जैसे हमारे सामने बैठे हो, तभी गांव में कोई हमें सेमिनार करने के लिए बोलते थे कि आप इतनी कला है तो अपना पाँव पर प्रदर्शन। खड़े रहो, आप खुद करो काम, तो है और सीखने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन गांव में ही सीखती थी तो लोग पीछे पीछे बातें करते थे। आज भी पढ़ी लिखी जो बेटियां होती है उस पे भी बातें होती है और अनपढ़ भी होती है, क्योंकि लोग ऐसे पीछे पीछे मुंह पे नहीं बोलते थे, लेकिन पीछे पीछे बोलते थे कि ये कहाँ जा रही है, किसके साथ बैठती है, क्या कर रही है। उससे मेरी माँ को डर लगता था। और एक बार तो मेरी माँ बोली, बेटा तू सीखने के लिए तो जा रही है, लेकिन पीछे पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं। तो तब भी मैंने मेरी माँ को एक जवाब दिया था कि माँ मैं ऐसा कोई काम कभी नहीं करूंगी कि मेरे हिसाब से आपको नीचा दिखना पड़े। मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा था, लेकिन दुनिया को नहीं था। मेरे जो हस्बैंड थे उस तक लोग बात पहुंचा देते थे कि अपनी जो वाइफ है वो अपना रोटियां नहीं पकाएंगी, इसको ले जाओ। पर मेरे को परिवार में 2 ही लोग सपोर्ट करते थे, एक मेरी माँ और एक मेरा हस्बैंड। आपके इसी हौसले से आज लाखों महिलाओं को प्रेरणा मिली है और आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपके शब्दों को सुन रही हूँ, आपका मार्गदर्शन ले रही हूँ। भाभी बहन जी, आपने अपनी कला को व्यवसाय में कैसे बदला? व्यवसाय की जो बात करूं तो जब भी मेरा बचपना पूरा हुआ, मैं बड़ी हुई, उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं ससुराल आई। तो ससुराल में जैसे मेरी माँ के घर काम करती थी ऐसे ही इधर करती थी। तो एक बार मेरे पति ने मुझे सवाल किया कि तू इतना अच्छा काम कर रही है तो ये काम तू अकेले मत कर, अपनी जो आसपास वाली महिलाएं हैं उसके साथ मिलकर कर, तो उसको घर बैठे काम भी मिल जाएगा और वो घर भी संभालेगी, बच्चे भी संभालेगी। और तू ऐसे ही काम कर अपने ही गांव में और अपनी महिलाओं के साथ काम कर। तो मुझे उसकी बात तो ठीक लगी, लेकिन मन में एक डर था, क्योंकि आज तो मेरे पास पैसा है, सारी चीजें हैं, काम भी है, लेकिन तभी मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। और सबसे मेरे में जो मुझे कमियां दिख रही वो पढ़ाई की दिख रही थी, कि मैं काम तो बहुत कर लूंगी लेकिन उसको बेचने के लिए कहाँ जाऊंगी। तो उसके बाद तभी मेरे मन में एक विचार आया कि इसमें वो कोई पढ़े लिखे इंसान का मैं सहारा लूं। तो अहमदाबाद का एक भाई है, नीलेश भाई प्रियदर्शी, वो कच्छ में 10 साल तक काम करके गए थे और बहुत सारे कारीगर लोगों को मिलते थे और सबको बोलते थे कि अपने में इतनी सारी जो कला है लेकिन आप खुद मार्केट तक क्यों नहीं आते हैं। तभी मेरी भी उसके साथ मुलाकात हुई थी। तो मैंने उसको जब भी बिजनेस शुरू किया, मैंने तभी उनको कॉल किया कि मेरे गांव में मेरे को छोटा सा एक बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे इसमें मदद करोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको मदद करूंगा। उसके बाद मेरी आसपास वाली 5 महिलाएं थी, उनको मैंने बताया कि मेरा एक ऐसा विचार है कि अपने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें, तो आप इस मेरे साथ काम करोगे? तो महिलाओं ने बोला कि ठीक है, गांव में काम मिलेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 5 महिलाओं को तैयार किया और 4 से 5 प्रोडक्ट हमने तैयार किया। तो उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट एक जगह पे शोरूम में बताने के लिए गए। तो मुझे तभी तो वो भी पता नहीं था कि मैं प्रोडक्ट बताने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उससे सामने मेरी जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन होती है उन लोगों को खासियत कैसे बताऊं। तो हमने एक जगह पे हमारा प्रोडक्ट बताया। तो प्रोडक्ट बताया तो लोगों को लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले 70,000 का एक ऑर्डर दिया। तभी मेरे मन में एक हौसला तो था, फिर भी एक मन में एक दूसरा भी विचार आया कि हमारे हाथों में कला तो थी, लेकिन हम इतने साल तक हमारी खुद की कला को पहचान नहीं पाए। उसके बाद वो ऑर्डर पूरा किया और मैं घर आई, तो उसमें से हमने मटेरियल लिया और दूसरा एग्जीबिशन की तैयारी की। 2-3 महीने एग्जीबिशन किए, उसके बाद एक गरवी गुर्जरी का एक एग्जीबिशन आया। तभी मन में मुझे विचार आया था कि मेरे को खाली एग्जीबिशन नहीं करना है और दूसरे लोग मेरे जैसे भाई बहन कारीगर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखना है। तो मैंने बहुत मेरे मुझे जैसे गांव के जो कारीगर लोग थे तो उनका देखा, तो किसी का विजिटर कार्ड था, किसी की ब्रांड थी, अपने अपना सब ऐसे थे। तो मेरे मन में वो ख्याल आया
कि मैं भी ऐसे करूं कि खुद की ब्रांड बनाऊं, विजिटर कार्ड बनाऊं। कोई इंस्टाग्राम पे भेज देते, कोई फेसबुक पे भेज देते, वो विचार मेरे मन में भी आया। उसके बाद वो एग्जीबिशन करके मैं आई, तभी मैंने मेरे साथ जो नीलेश भाई था उसको बताया कि मेरी खुद की ब्रांड बना दो, क्योंकि मैं ये पोटला लेके लेके कहाँ घूमूंगी तो लोगों को हमारी कला के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसको मैंने एक अलग तरीके टेक्नोलॉजी के जरिए में जो लोगों को बताऊंगी तो ज्यादातर लोग इसमें जुड़ेंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है, आप अ, बोलते हैं तो हम ब्रांड तो बना देंगे, लेकिन ब्रांड का नाम आप खुद को तय करना पड़ेगा। तभी मेरे मन में एक विचार आया था कि मेरे को मेरी ब्रांड का नाम तो ऐसा रखना है कि मेरा कल्चर और मेरी संस्कृति उसमें दिखने चाहिए, और ऐसा नाम रखना है। तो हम 3 महीने के बाद एक हमारी ब्रांड का नाम तैयार किया। तो मैंने बहुत सारी ब्रांडें देखी थी, ब्रांड का नाम तो हाई फाई अंग्रेजी ऐसे नाम बहुत देखे थे, लेकिन कोई कारीगर का नाम की ब्रांड हमने कभी नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा कि कारीगर के नाम की ब्रांड भी होनी चाहिए। तो भी हम 3 महीने के बाद pabiben.com हमारी ब्रांड का नाम रखा। उसके बाद जो हमारी बनाई हुई सारी चीजें बैग्स है उसको हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे ऐसे हमने सारी दुनिया के साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी का जो सहारा नहीं लेते तो हमारे पास इतना पैसा तो तभी था ना कि हमें इसकी एडवर्टाइज कर पाए। बिल्कुल तो हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। बिल्कुल। तो पाबीबेन जी, आपका अनुभव कैसा था केबीसी में और शार्क टैंक इंडिया में? केबीसी का और शार्क टैंक इंडिया का मैं कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं वहां तक पहुंचूंगी, लेकिन हमारी कला के जरिए हम केबीसी और शार्क टैंक तक पहुंचे। क्योंकि जब भी केबीसी तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जब भी लॉकडाउन हुआ तभी हमने ये शो देखना शुरू किया। उसके बाद हमने एक बार एप्लीकेशन किया था, तभी हमें सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी मुंबई में। तो मीटिंग में केबीसी के एक मेंबर थे और हमारा स्टाफ में से एक भाई थे उधर। तो उधर हम मीटिंग में बैठे थे, एक दूसरे का परिचय देते देते कि एक कच्छ में हमारे एक पाबी बहन है, ऐसे काम करती है। उसके बाद उन्होंने रिसर्च करके हमें ढूंढ लिया, उसके बाद बातचीत चली, उसके बाद हमें सिलेक्ट किया। आपने अपनी केबीसी की जर्नी तो बता दी, अब आप बताइए कि शार्क टैंक में आपका अनुभव कैसा रहा और आप कैसे वहां तक पहुंचे? क्योंकि ये एक दरिया है, दरिया में जैसे जैसे आगे जाते हैं तो अभी मन में होता है कि अभी मैं कुछ करूं, अभी मैं कुछ करूं। तो ऐसे हमने शार्क टैंक में एप्लीकेशन किया था, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो जीवन गाथा है वो रखी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 5% उसमें भाग रखा और 40 लाख बिना ब्याज लोन दिया। और सबसे ज्यादा तो लोगों को, हमारे कच्छवासियों को और भारतवासियों को उससे हमारी जो महिलाएं हैं उसको एक ऐसा प्रेरणा मिला कि एक गांव की महिला जा सकती है तो पढ़ी लिखी महिलाएं क्यों नहीं जा सकती है। तो उससे बहुत सारी महिलाओं को जीवन में बदलाव आया है। बिल्कुल। और pabiben.com में क्या बदलाव आया शार्क टैंक इंडिया के बाद? pabiben.com में क्योंकि अभी मेरा चेहरा ही देख के लोग पहचान जाते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में गए थे वो ही महिला है। क्योंकि उससे बिजनेस में बढ़ावा होता है और जान पहचान में भी बढ़ावा होता है। अरे वाह, आपने हम सब कच्छवासियों को वहां रिप्रेजेंट किया है, तो थैंक यू सो मच। पाबीबेन जी, मुझे आपसे यह पूछना था कि आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो निचले स्तर पर काम कर रही हैं, जिन्हें आज भी पहचान नहीं मिली है, तो वो ये अब आपके रास्ते पर कैसे चल सकती हैं या क्या उन्हें करना चाहिए जिससे उन्हें पहचान मिले? सबसे पहले तो हौसला और आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को खुद पे भरोसा होना चाहिए, सबसे पहले वो जरूरी है। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी मैंने महिलाएं देखी है कि उसको ऐसा है कि हम ये नहीं कर पाए, ऐसा है नहीं। पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती है उसको ये छोटा बिजनेस पसंद नहीं है, छोटी नौकरी पसंद नहीं है, उसको बड़ी चाहिए। तो हर कोई काम छोटा होता ही नहीं है। और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती उसके मन में ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ आज की बेटियों को, आज की महिलाओं को,
कि आपको मन में हौसला है और आपको काम करने की लगाव है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा मन में होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि तो कोई काम छोटा नहीं है, कोई बिजनेस छोटा नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपके मार्गदर्शन से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली और काफी लड़कियों को इस वीडियो के थ्रू प्रेरणा मिलने वाली है। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कच्छ के प्रवास पर आई थी और उनकी आपसे मुलाकात हुई, तो आपका कैसा अनुभव रहा उनसे मिलकर? वो तो हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति से मिलने का हमें एक अवसर मिला, क्योंकि हमारी कला है वो हमारी पहचान है। कला के जरिए हम उसके सामने बातचीत कर पाए और हमारी जो कला है उसकी जो कला की जो खासियत है वो हम बता पाए। जी बिल्कुल। आपकी जब से जर्नी शुरू हुई है तब से लेके आज तक आपको कई सारे पुरस्कार मिले हैं, तो क्या आप उन पुरस्कार के बारे में हमें बता सकते हैं? पुरस्कार तो हमारे जीवन में कला के जरिए बहुत सारे मिले हैं। तो उनमें सबसे पहले तो जानकी देवी पुरस्कार मिला, क्वालिटी अवार्ड मिला, गुजरात सरकार ने भी अवार्ड दिया, भारत सरकार ने भी दिया। ऐसे जाने माने बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, और गिनूं तो उसमें गिनती भी नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे हमें सम्मानित और पुरस्कार मिले हैं। और क्योंकि उसका मैं आभारी इसलिए हूँ कि जो हमारी कला है, कला के जरिए सारा मान सम्मान हमें मिले हैं। जी, आज आप ही हमारा कच्छ का पुरस्कार बन गई हैं। थैंक यू। आज पूरे कच्छ को आपने इतना ऊंचा स्थान दे दिया और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि हमारे ही जिले से आप इतना आगे पहुंच पाए और हमें आपने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू। आने वाले 5 वर्षों में आप pabiben.com को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में तो मेरे मन में एक ही विचार है कि मेरे जैसी हजारे पाबी बहन तैयार हो। अरे वाह! बिल्कुल होंगी। आप हमारी प्रेरणा है तो जरूर होंगी। अगर आज आप बचपन की पाबी बहन से मिलेंगी तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो वही संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। संघर्ष ही अपना जीवन है। जब भी जीवन में संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। और खासकर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हर महिलाओं को वही संदेश देना चाहती हूँ कि एक साथ मिलजुल के सब महिलाएं काम करें, एक दूसरे का सहारा बने। और आपको मैं वही थैंक देना चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमारी कला को और हमें पहचानने के लिए आप लोग आए। आपका आभार। आपका भी आभार कि आपने हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय। थैंक यू। यहाँ हम लाते हैं आपके सामने ऐसे सितारों की अनकही कहानियां जिन्होंने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है। हर एपिसोड में मिलेगी आपको जज्बातों की गहराई, सपनों की उड़ान और एक नई प्रेरणा की कहानी। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए सुपरस्टार्स की कहानी उनके ही जुबानी, ओनली ऑन सच्चा हिंदुस्तानी न्यूज। स्टे ट्यून्ड।